अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम है बाखबर सवेरा और मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूँ आमना खटाना इनके साथ ये बताने लगे थे। अच्छा जी, तो जनाब क्या ही खबर आई पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मैं तो सो गई थी जिस टाइम मैंने देखा कि इतना बड़ा अंबार लग गया है 349। मैंने कहा नहीं हम कर ही नहीं सकते भाई, थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया मैंने क्योंकि लास्ट मैच वाली जो सूरत हाल देखी थी। लेकिन जब मैच तब्दील होना शुरू हुआ और मेरे अब्बा की बाहर से आवाज़ आई बेटा जल्दी आओ मैच देखो, और देखा तो वाकई मैच का नक्शा बदल चुका था। पाकिस्तान जीत की जानिब गामजन था और क्या ही कल खेला है बाबर आजम ने, इमामुल हक ने। लेकिन बाबर आजम क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं अब तक। बिल्कुल जी, बाबर आजम की कंसिस्टेंसी की बात की जाए वो तो अपनी जगह है, लेकिन इमामुल हक फर्स्ट वनडे में भी सेंचुरी जो कि रायगा गई, लेकिन सेकंड वनडे में भी सेंचुरी। शानदार परफॉर्मेंस उनकी जानिब से दी गई। हमेशा इंजमामुल हक की वजह से उनको क्रिटिसाइज किया जाता रहा, लेकिन वो बंदा टेक्निकली इतना साउंड बैट्समैन है कि उसने परफॉर्म किया। बाबर आजम की जहां तक आपने बात की तो पिछले वनडे में भी उन्होंने 50 ऑड रन स्कोर किए थे, लेकिन वहां पर स्कोरिंग रेट बहुत स्लो था। तो ये एक उन पर तनकीद की जाती है। बाज़ औक़ात लोग वैसे ही सोशल मीडिया पर कहते हैं कि भाई वो अपने लिए खेलते हैं, लेकिन कल के मैच में उन्होंने गालिबन 73 बॉलों का सामना किया और उसके अंदर अपनी सेंचुरी स्कोर की, जो कि एक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। लेकिन एंड में हमें धचका लगा। हाँ, रिजवान से शिकवा है कि भाई जिस तरह से आप T20 में शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, वनडेज में भी आपकी विकेट पर रहने की ज़रूरत होती है और वनडेज और टेस्ट में भी आपको उसी तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वी लुक अप टू यू। एग्जैक्टली। और बाबर ने नए से नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। बताएं कौन कौन से, जल्दी जल्दी। नए आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं उन्होंने। सबसे ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने अभी ये सेंचुरी की है, उसके अलावा ये पहले कैप्टन बन गए पाकिस्तान के जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी भी की। और हम कई सालों बाद ऑस्ट्रेलिया से वनडे मैच जीते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो कई सालों बाद, बल्कि 10वां। अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो ये उनका 10वां कंसेक्यूटिव मैच होता। साथ ही साथ एक और चीज़ भी रिकॉर्ड कायम किया है कि भाई जो उन्होंने 15 अपनी सेंचुरियाँ की हैं वो 83 इनिंग्स में की हैं। हाशिम आमला के पास इससे पहले ये रिकॉर्ड था और वो 3 इनिंग्स ज़्यादा उन्होंने खेल के रिकॉर्ड हासिल किया था। तो बहुत सी अचीवमेंट्स हैं जी। सियासी मैदान में भी बहुत कुछ हुआ है, कुछ मरासले इधर से उधर हुए हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, सबसे मुतालिक बात करेंगे। पहले टॉप स्टोरीज। खुददारी आज़ाद कौम की निशानी होती है। ना मैं झुकूंगा ना कौम को झुकने दूंगा। इतवार को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, मुल्क की किस्मत का फैसला होगा। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। और वैसे तो चिकन कॉर्न सूप सर्दियों की सौगात है, लेकिन कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में ऐसा मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप मिलता है जिसके शहरी 12 महीने ही दिलदादा होते हैं। ओके जी, तो तहरीक अदम एतमाद पर वैसे तो वोटिंग होने जा रही है। अब ये तय हो गया है कि इतवार को, और वक्फा सवालात पे जब अरकान ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था और बहस नहीं की थी तो फिर डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास मुलतवी कर दिया गया था। अच्छा, मीनवाइल काफ़ी कुछ हुआ मुल्की सियासत में। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो कि 7 मार्च के इस खत से पहले तलब कर लेना चाहिए था या उसके बाद फ़ौरन बाद जब ये चीज़ें सामने आई थी। फिर जब दरमियान में OIC के मौके पर जब सफ़ीर आए थे उनके, बल्कि क्या नाम है उसका, डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट यहाँ पर आए थे, नायब वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आई थी, तो उस वक्त ये मामले को हाईलाइट करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त हमने ये देखा कि तस्वीर बनवाई गई, उस वक्त कोई इतना हाईलाइट नहीं किया गया, इसीलिए तनकीद भी हो रही है। ये मामला बहरहाल देर आयद दुरुस्त आया। एग्जैक्टली। अब ये मामला जो है कौमी सलामती कमेटी में चला गया और उसके बाद पाकिस्तान ने इस मामले पर जिस मुल्क की जानिब से धमकी आई है भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम इमरान खान ने कल कौम से खिताब भी किया और इसी मामले पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। बहुत नाम भी ले लिया जी, उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ। आई गेस सो, ये शायद हो सकता है उन्होंने बताना चाह रहे हो और उन्होंने स्लिप ऑफ टंग हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा किसी और मुल्क की जानिब से। बहरहाल वजीर आज़म इमरान खान ने कल ये बताया कि जी क्या अब हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि क्या हमने एक ऐसी ही कौम बनकर रहना है जिसको हमेशा बाहर से डिक्टेशन आएगी या जिसको हमेशा बाहर से ये बताया जाएगा कि आपने क्या करना है, आपकी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से चलेगी। तो वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं ना खुद झुकूंगा और ना ही अपनी कौम को झुकने दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर इस अज़म का इयादा किया और साथ ही साथ उन्होंने ये जो नेशनल असम्बली का इजलास होने जा रहा है इतवार को, उसमें वोटिंग जो होगी उससे मुतालिक भी बात की और उन्होंने कहा कि उस दिन मुल्क का फैसला हो जाएगा कि क्या आपने इन लोगों के साथ खड़े होना है या ऐसे ही चलना है।
या फिर जिस तरीके अच्छा, से फिर उसके बाद ये हुआ कि अमरीकी जो नाज़िमुल अमूर थे उनको एक एहतजाजी मरासला भी दिया गया और उस एहतजाजी मरासले के कंटेंट्स भी ज़ाहिर है कि शेयर किए गए हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन बहरहाल उस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इस खिताब में क्या कहा, कुछ उसके रिकॉर्ड आप देखिए। इस संडे को मुल्क का फैसला होने लगा, मुल्क किस तरफ अब जाएगा। क्या वही गुलामाना पॉलिसी, करप्ट लोग जिनके ऊपर 30-30 साल से करप्शन के केसेस हैं, हमारा अभी तक इंसाफ के निज़ाम में वो सलाहियत नहीं है। अरबों रुपए के इनके पास केसेस हैं, कुछ नहीं हो रहा। ये सारा कर रहे ड्रामा। इमरान खान ने मुल्क खराब कर दिया। इमरान खान तो अभी 3.5 साल हुए, 30 साल से तो आप बारियां ले रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो पाकिस्तान में हुआ है कि इनके किसी दौर में नहीं हुआ। किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूँ। उस दिन ये मैं चाहता हूँ मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा वहाँ। अगर कोई ये किसी को कहने की कोशिश कर रहा है ना कि जी हमें एकदम पता चला कि इमरान खान तो ये तो बहुत ही नाअहल या बुरा था, आपको रिज़ाइन करना चाहिए था। जमहूरियत के अंदर लोग रिज़ाइन करते हैं। लोग तब नहीं करते कि जब आप देखें कि 20-25 करोड़ पे आपको ऑफर हो रहा है और आप चले जाए। जगह बनी हुई है जिधर मैरियट के अंदर या सिंध हाउस के अंदर ये तमाशा चल रहा है सारी कौम के सामने। तो आप उल्टा भी लटक जाएं, कोई ये नहीं मानेगा कि इन 3 लोगों के पास कोई इसलिए जा रहा है कि ये तो बड़े कोई नजरियाती लोग हैं। तो कोई नहीं मानने लगा कि यासिर जरदारी या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या फजल रहमानी कोई नजरियाती लोग हैं, कि ये कोई नजरियाती नहीं हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीरों का सौदा हो रहा है। ये अपने मुल्क की सॉवरेंटी का सौदा हो रहा है। कि मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहाँ बैठे हुए हैं, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोहर लगने लगी है। ये ना लोगों ने आपको माफ़ करना है, ना लोगों ने आपको भूलना है, ना जो लोग आपको हैंडल कर रहे हैं ना उनको माफ़ करना है और भूलना है लोगों ने। ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया। वो गवर्नमेंट जिसकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी थी उसको गिराने की कोशिश की गई। और ये अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। मेरे में अल्लाह ने मुकाबला करने की सलाहियत दी है। मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा अशफाक, एक चीज़ थी, कल के खिताब में ये अफवाहें भी थी, हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, ये कहा जा रहा था कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, क्योंकि अपोजिशन के बज़ाहिर नंबर तो अब पूरे हो गए हैं और MQM ने भी अपना रास्ता ले लिया है, तो अब ये लग रहा था कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल इस्तीफ़ा देने का ऐलान भी कर सकते हैं मुमकिना तौर पर। लेकिन कल उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं मुस्ताफ़ी होने वाला नहीं हूँ और लड़ूंगा एंड तक, जो भी फैसला होगा उसके बाद में ज़्यादा। अब ये है कि जाहिर है कि एक तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मतलब लाइक ही प्लेड फॉर पाकिस्तान, ही कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो उसके अंदर भी बड़ा एक एग्रेसिव उनका तरीक़ेकार होता था। सियासत में भी वो हमेशा फ्रंट फुट पर आके खेलते हैं और अपने बाउंसर्स से अपने मुखालफिन को परेशान करते रहे। लेकिन अब ये मामला आ गया तहरीक अदम एतमाद का। अब बज़ाहिर जो भी ओवरऑल हम कॉन्स्पिरेसीज़ की बात करें कि इंटरनेशनली हो रही हैं या नहीं हो रही, अच्छा वो जो मरासला जो है वो कौमी सलामती कमेटी की जानिब से जारी किया गया, उसके अंदर भी कॉन्स्पिरेसी का तस्करा नहीं था। उसके अंदर कोई ऐसा नहीं कहा जा रहा था कि उनके अगेंस्ट प्लॉटिंग हो रही है, गैर मुल्की फंडिंग हो रही है। उसके अंदर कहा गया कि अनडिप्लोमेटिक कुछ तरीके हैं वो अपनाए गए हैं और उसके अंदर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल उसके अंदर ज़ुबान थोड़ी सख्त इस्तेमाल हो सकती थी, अगरचे के मौक़िफ़ था कि उनको एक वाज़ेह पैगाम देना, लेकिन बहरहाल ऐसा दिखाई नहीं दिया बज़ाहिर। अच्छा, फिर चीन की जानिब से, हाँ, चीन में वज़ीर ख़ारजा हमारे मौजूद हैं और चीन की जानिब से भी कुछ पैगाम सामने आया। हाँ जी, उनकी जानिब से जो बड़ा अहम पैगाम आया, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है एक ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर एक गहमा गहमी भी पाई जा रही है, केओस है। ऐसे में चीन ने ये कहा है कि चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है और मजबूत तरीन हामी है। उन्होंने कहा कि एशियाई ममालिक में कैंप्स की महाजराई वाली कैफियत को ना दोहराया जाए। बिल्कुल जी, सर्द जंग के दौर की सोच को दोबारा परवान चढ़ने नहीं देंगे। छोटे और दरमियाने दर्जे के मुल्क ग्रेट पावर गेम में आलाकार या शिकार नहीं बनेंगे। और वज़ीर ख़ारजा ने भी इस पे कहा कि चीन की पॉलिसी वाज़ेह है, जो बयान आया वो इंतहाई मुस्बत रद्द-ए-अमल है। अच्छा, ये तो हो गया जनाब चीन की सिचुएशन के, चीन की जानिब से क्या कहा गया और पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ अपनाया। और बात कर लेते हैं वो जनाब इसी से जुड़ी है, वो ये है कि कौमी असम्बली का अहम इजलास कुछ देर बाद आगाज़ के, यानी कि कुछ ही देर बाद मुलतवी कर दिया गया था और अपोजिशन के अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पर फौरी वोटिंग का मुतालबा किया गया। हालांकि एक तरीक़ेकार होता है कि बहस करवाई जाती है
उसके बाद फिर आगे वोटिंग के लिए कोई टाइम दिया जाता है। लेकिन उन्होंने शोर शराबा भी किया, जिस पर डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास मुलतवी कर दिया गया इतवार तक। सवालात में मेरा ख्याल है कोई भी संजीदा नहीं है और माहौल इस तरह का नहीं है। ईवान की कार्रवाई बरोज़ इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। और मुत्तहिदा अपोजिशन ये कह रही है कि इमरान खान को अब एनआरओ नहीं देंगे। गुमराहकुन खबरें फैसले को तब्दील नहीं करा सकती। इमरान न्याजी अक्सरियत खो चुके हैं। अच्छा, आप ये देखें कि अपोजिशन पहले कह रही थी कि जी कोई अगर ख़त आया है तो कौमी सलामती कमेटी में रखा जाए, पार्लियामान में रखा जाए। अब जब ये फैसला कर लिया गया तो ना तो पार्लियामेंट में सुनने के लिए तैयार है अपोजिशन और ना ही कौमी सलामती कमेटी के इजलास का हिस्सा बनी अपोजिशन। इस पर फिर उन पर भी तनकीद हो रही है कि अगर आपने ये मुतालबा किया था तो फिर आते उसमें पूरा अच्छा, एक और चीज़ भी है कि एक चीज़ है कि किसी चीज़ को डिसाइफर करना, यानी कि मिसाल के तौर पर ये एक पेपर है, मैं इसके अंदर कहता हूँ कि जी ये मरासला है, आप कहती हैं नहीं ये मेमो है, आप कहती हैं नहीं ये वायर है, मैं उसके बारे में कोई मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखता हूँ। अब ख़त किसी दूसरे मुल्क की जानिब से आना या अपने किसी सफ़ीर की जानिब से आपको किसी बारे में आगाह करना जो कि एक मरासला या मेमोज़ भेजे जाते हैं, वो दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और उनकी इम्प्लिकेशन अलग होती हैं। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया पे ओवरऑल जो डिबेट चल रही है वो यही है कि ये बेसिकली था क्या, ये आपके एक सफ़ीर की जानिब से एक मुलाकात की मिनट्स की डिटेल्स जो हैं वो आगे प्रोवाइड की गई थी। तो बहरहाल वो एक अपनी जगह चीज़ें। अच्छा, अब ये है कि जो अपोजिशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जनाब ये है कि 1 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाने की धमकियां दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद ये कहा कि आपके लिए कोई महफूज रास्ता नहीं, इस्तीफ़ा दें और इज्जत पाएं। इमरान खान के लिए कोई एमनेस्टी है, ना ही कोई बैकडोर एग्जिट। खान साहब को साफ पैगाम भेजना चाह रहे हैं कि सर आपके लिए कोई सेफ पैसेज नहीं, कोई एनआरओ नहीं, कोई एमनेस्टी नहीं, कोई बैकडोर एग्जिट नहीं, एक ही ऑनरेबल एग्जिट है। और मैं आपको ये तजवीज़ देता हूँ कि ऑनरेबल एग्जिट लो। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अशफाक, एक चीज़ मैंने मेंशन करनी है। मैं कल देख रही थी और मैं हंस भी रही थी कि जब कोई ऐसा मौका आता है तो भारत इस मौके का पूरा भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करता है। ऐसी ऐसी खबरें चला रहे थे झूठी, लिखा हुआ जी इमरान खान क्लीन बोल्ड, उसके बाद पता नहीं क्या क्या बातें और ऐसी ऐसी खबरें चला रहे थे। ऑन स्ट्रॉज, हाँ, कॉर्नर हेडलाइंस देखनी थी, पूरे तज्जिए चल रहे थे और पता नहीं क्या क्या। और वो ये भी कह रहे थे कि शायद इमरान खान जो है वो गार्ड चेंज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे है, बिकॉज दे आर ओवरली इन्वेस्टेड। वजह क्या है? क्योंकि जाहिर है कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने ब्लेटेंटली मामलात उठाए हैं, आलम इस्लाम से मुताल्लिक हो, कश्मीर से मुताल्लिक हो, तो उनकी कहने में लेकिन ऐसी खबरें चलाने से पहले सोच लिया करें कि पहले कंफर्म तो कर ले, बाद में आपको ही हज़ीमत का सामना रहता है। नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बारे में, वो बेइज्जती प्रूफ है। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय मीडिया और भारतीय जो है वो पॉलिटिशियंस हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें जी, इसी पर बात कर लेते हैं। तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम कहेंगे बाखबर सवेरा में। ये कहिएगा जो अब सिचुएशन बन गई है, ख़ास तौर पर कल जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम को एतमाद में लेने के लिए जो खिताब किया, उस खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, ये तो दिखाई दे रहा था कि हाँ जी अब वोटिंग हो रही है, इतवार को फैसला हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी हुआ मैं बाद में मज़ीद मजबूत होकर आऊँगा। तो आप समझते हैं कि जो नैरेटिव अब उन्होंने बिल्ड किया है, ये साजिश वाला, ये अगले इलेक्शंस में उनको काफ़ी फ़ायदा देगा और उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट भी है? नहीं, आपने सही सवाल पूछा है। उसका वजह यह है कि वो इस चीज़ में इस वक्त बड़े पैमाने पर कामयाब हो गए हैं कि ये जो अज़्म इत्मीनान उनके ख़िलाफ़ ये सारे लोगों को इकट्ठा करके कराया गया है, ये खुद नहीं हुआ, ये गैर मुल्की ताकत के प्लान और मंसूबा और साजिश या जो भी कह लें उनके मकासद को आगे लेके जाने के लिए हुआ है और वो इसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। वो हारे या जीते, वो पाकिस्तान में अपनी सियासत और अपने लोगों के साथ मिलकर एक नई जो है दुनिया आबाद करने की कोशिश करेंगे। और बड़े एतमाद में थे, बड़े खुश थे और बड़े यंग लग रहे थे कल। यानी कल वो बिल्कुल ही और एक शख्सियत सामने आई कि यानी कोई मतलब जो बंदा फंसा या गिरा हुआ होता है क्राइसिस में, वो डटे हुए कोई तासर नहीं दिया। अच्छा चौधरी साहब, सर ये फरमाए, मतलब हैंडलिंग के ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं इधर उधर, तो मैं ये चाह रहा था कि आप अपनी माहिराना राय इस पे दें। जाहिर है कि आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। ये कहा गया कि भाई अगर अमेरिका ही था
और जिस तरह से वज़ीर आज़म ने सहवन या कसदन उसका नाम भी ले दिया, तो उसके ऊपर भैया तस्वीरें खिंचवाने की OIC के उस मौके पर उनको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? वो भी एक एहतजाजी एक तौर पर आप रिकॉर्ड करा सकते थे, ना बुलाते, फिर उसके बाद फ़ोटो सेशन ना करवाते, तो ऐसे बचा जा सकता है इससे आपके ख्याल में, या ठीक रहा जो भी था? नहीं, पहली बात तो यह है, उन्होंने बार बार कल भी कहा है और वो मुनासिब उनका यानी मौक़िफ़ है कि अवाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने रियासत मुत्तहिदा अमेरिका US जो है उसके ख़िलाफ़ किसी ऐलान जंग का यानी कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि हमने अमेरिका पर जंग डिक्लेयर कर दी है। एक बात है जो उन्होंने बहुत गलत की है, आपके सफारती अमले को बुला के उनको गालियां दी हैं और कहा है कि तुम ये किया और वो किया और इमरान खान को निकाल दो, वरना यानी तुम्हारा हशर नशर कर देंगे, और ना निकाला तो पाकिस्तान को यानी बड़े। तो ये ऐलान जंग हुआ ना, इससे ज्यादा और वो क्या कर सकते थे? नहीं, उन्होंने किया, हमने उन्होंने किया। हम कम से कम एहतजाज तो कर सकते थे ना, ज्यादा मौसर तरीके से। आप मतलब है सती साहब, इस तरह ना वो पाकिस्तान ने जो करना है वो कर रहा है। अच्छा, लेकिन बात ये हो रही है कि अब वो डिफेंसिव हो गए हैं। रात से आप देख रहे हैं कि 2 दिन से वो अपनी उनकी वजाहतें जो है ना वो खत्म नहीं हो रही। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा, ये नहीं है, हम तो सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़ है, अब ये हफ्ते वाले दिन भी ऐसी खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो खिताब करेंगे। अच्छा, आप समझते हैं, एक और ख़बर ये भी सोशल मीडिया पे भी गर्दिश करी जी, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये चाह रही है कि तहरीक अदम एतमाद, ऑपोजिशन, उनको कम्युनिकेट किया गया कि आप ये वापस ले लें, हम यहाँ से अर्ली इलेक्शन जो कॉल है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसकी कॉल दे देंगे, तो ये एक मुनासिब रास्ता है। तो आप समझते हैं कि ये ऐसा कुछ होने जा रहा है? इस बारे में ऑपोजिशन सोचेगी? इतवार तक सिचुएशन चेंज हो सकती है? हवा के घोड़े पर सवार हैं, वो सब क्या, तो जवाब भी दे दिया उन्होंने इस पे। उन्होंने अपना फतह का ऐलान कर दिया है और वो परसों जो रात मीटिंग हुई है मुख्तसर हलकों से उनकी, तो उनको ये कहा गया था कि आप भी पीछे हट जाएं और इमरान खान को इससे पैसे दे दें, वो आप खुद अनाउंस कर दें इलेक्शन का, ताकि मारा मारी और अफरा तफरी और महाजराई का माहौल जो है वो ना बने मुल्क में। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमने वापस नहीं लेनी। तो फिर उनको तो ये अपना ख्याल है ना कि उनके साथ ही कार्ड्स हैं, और भाई उन्होंने ये फैसला अगर कर लिया इमरान खान ने कि मैंने इलेक्शन कराने हैं, तो इनके बकौल उनके अब सिर्फ 150 रह गए हैं। तो 150 बंदा अगर परसों यानी कलेक्टिवली रेजिग्नेशन दे के बाहर निकल जाता है, तो कौन सी असम्बली और कौन सा हुकूमत और कौन सा पार्लियामेंट चलेगी? इलेक्शन तो फिर लाजमी कॉल हो गए, इनके हाथ क्या आएगा? लेकिन पॉइंट ये, वो भी अदम एतमाद के बाद ही होगा ना, वो चाह रहे पहले अदम एतमाद। भाई वो पहले कर देंगे, उनका क्या है भाई। अच्छा सर, एक और चीज, चौधरी साहब आप ये जरा फरमाइए, ये बेसिकली लगता ये है कि शायद वो तैयार हो जाते, लेकिन उन्हें जाहिर है कि जिस तरह के अलकाबात से नवाजा जाता रहा अब तक, तो उसके बाद वो अपना तासुर ये दे रहे हैं कि जब हम कोई बात करते थे तो उस वक्त ये मुफाहमत पे तैयार नहीं थे, अब हमने भी इनको उनके बकौल NRO नहीं देना, अब हमने भी इनके साथ नहीं बैठना, तो ये मामला कुछ जिद का भी आ गया है। उनको ये कहा है कि उनको कुछ नहीं मिलना, वो यानी गवर्नमेंट जब चाहेगी असेंबली तोड़ देगी बाई रिजाइनिंग फ्रॉम इट। और आज आपने देख लिया है कि आज जितना बड़ा वो रिजल्ट मिला है KP में PTI बिल्कुल जी, उसके बाद ये मैसेज भी चला गया कि वो जो हम कह रहे हैं कि खान के हक में, इमरान खान के हक में पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में जिधर जिधर पाकिस्तानी है, एक ह्यूज पॉपुलैरिटी वेव आ गई है। तो चौधरी साहब, फिर ये MKM को और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को क्या मिला? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा इस सिचुएशन की जानिब हम जाते हैं, इलेक्शंस की जानिब, और नहीं, अब आपको एक बंदा आ रहा है कि जी मोहतरमा आप 15 करोड़ पे ले लें आज, तो मैं आपको कैसा नहीं मैं परसों आपको 40 करोड़ दूंगा। उनका भाई ये तो नकद लेके बैठा हुआ मैरियट में लिफाफा जी, या सिंध हाउस में, चौधरी साहब के तो वादे हैं ना। हाँ पहले इंपॉर्टेंट चीज़। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद थे, सियासी उमूर पर बड़ा अहम तज्जिया किया। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर वैसे ये बात अपनी जगह इंटरेस्टिंग है, विल हैव टू सी कि अगर एक साथ इतने अरकान मुस्ताफ़ी होते हैं तो फिर क्या होता है, लेकिन मसला ये है कि अगर होना होता और अगर तहरीक इंसाफ को इस बात पे यकीन होता है कि ऐसा होगा तो वो कर चुके होते, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जो कि मिल चुके हैं ऑलरेडी, जो कि बबांगे दहल कह रहे हैं कि हाँ जी हम हैं,
उनके साथ ऑपोजिशन के साथ कई हैं जिन्होंने अभी पार्टी चेंज करनी है, तो दिल हैव टू से। तो अच्छा, शिकवा जवाबी शिकवा चल रहा है, यानी कि वज़ीर आज़म साहब की वो बल्कि जो मुख्तदर हलकों की जानिब से जो एक ऑफर दी गई थी उस पर ऑपोजिशन का जवाब भी ऑलरेडी आ चुका था। हाँ जी, उनका जवाब आ चुका था, लेकिन हो सकता है क्योंकि अगर हफ्ते वाले दिन वज़ीर आज़म खिताब करने जा रहे हैं तो कुछ सिचुएशन हो सकता है बदल जाए। बहरहाल अब हम बात करने वाले हैं जनाब, जिस तरह से सियासत की बात हो रही है, ये जो साजिश का एक कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है पाकिस्तानी वजीर आज़म के खिलाफ और उनको हुकूमत से निकालने के लिए, कई वजूहात उसकी हो सकते हैं जी, आज़ाद खारजा पॉलिसी पे बात की, ये किया वो किया। अच्छा, उसके ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है कि वाक़तन ऐसा हो रहा है, उसके ऊपर एहतजाज भी रिकॉर्ड करा दिया गया। अवाम इस पर क्या राय रखते हैं, ये ज़रा आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश हो रही है। जो PDM के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को बैरूनी क़ुव्वत जो है वो सपोर्ट कर रही है तहरीक अदम एतमाद के लिए और दीगर मामलात के लिए। इस हवाले से लाहौर की आवाम क्या कहेगी, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। तो उस किसी के कहने पे ये सारी चीज़ें खुददारी को ख़त्म किया जा रहा है। तो अगर तो हमारे पास एक लीडर आया था जो कि मुद्दतों के बाद आया था, तो उसको भी इन्होंने जो है इन जो हमारे नाम नहाद लीडर्स हैं जो ख़ुद तो कुछ कर नहीं सकते, वो जो करने जा रहा था उसके पीछे पड़ गए हैं सारे। तो ये बहुत बुरी बात है। PTI पे वोट लेके लोग गए हैं, अगर उनको 1% भी शक है कि अवाम एक हफ़्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद बात भूल जाएगी और वो दोबारा से सड़कों पे निकलेंगे और इमोशनल बातें करके हमसे वोट ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हम उनका बाहर निकलना हराम कर देंगे, उनको बाहर किसी जगह पे हम इज्जत से रहने नहीं देंगे। बेशक किसी भी साजिश के तहत वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि बैरूनी साजिश हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी चलें जी, अभी अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद स्टोरीज आपसे शेयर करेंगे। ओके जी, तो खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उनके अंदर जो नतीजे आए हैं, जहां पर कहा जा रहा था, नून लीग की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे थे कि जनाब हम तो बड़ा मैदान मारेंगे। पहले मरहले में JUI ने कामयाबी हासिल की थी, खासी हद तक बड़ा टफ टाइम दिया था दीगर जमातों को। इस बार जो है वो तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल है। मेयर स्वात की नशिस्त भी तहरीक इंसाफ के नाम रही है। इसके साथ साथ मेयर एबटाबाद की नशिस्त पर PTI को सबकत हासिल है। तहसील चेयरमैन की 32 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ आगे है। तहसील चेयरमैन की 63 नशिस्तों में से 24 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है और तहसील चेयरमैन की 10 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। JUI और आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में 5-5 नशिस्तें आई हैं। ANP 2, नून लीग, जमात इस्लामी एक नशिस्त पर कामयाब हुई है। बिल्कुल, रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम आपसे शेयर भी करते रहेंगे, लेकिन अभी तक जो नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। KP के जो बल्दियाती इलेक्शन हैं उसमें 18 अजला में ये इलेक्शन का इनेकाद हुआ, जिसके नताइज का आना सिलसिला शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 32 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। तहसील चेयरमैन की 63 नशिस्तों में से 24 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है। 10 नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवार कामयाब हैं तहसील चेयरमैन की। और इसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल जो दिखाई दे रही है वो काफ़ी आगे दिखाई दे रही है इसमें। अच्छा, ज़िला स्वात और तहसील कबल का वहाँ पर गैर मुकम्मल और गैर हतमी सरकारी नतीजा गैर सरकारी नतीजा हमारे सामने है। PTI के सैयद अहमद 30,086 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और ANP के रहमत अली 15,338 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। अच्छा, मलाकंड की बात अगर हम करें तो वहाँ पर तहसील दरगई का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इस्लाम 23,909 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। तहसील दरगई में पीपल्स पार्टी के अहमद अली 16,835 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। अच्छा, अब जो हम ज़रा मेंशन करेंगे वो लोग होंगे जो कि कामयाब होंगे। ये आप देख सकते हैं कि मोहम्मद इस्लाम साहब यहाँ पर कामयाब हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा, अब ज़रा रुख कर लेते हैं ज़िला स्वात की तहसील बरीकोट का, जहाँ पर मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने अभी पेश करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के काशिफ अली साहब हैं, 12,420 वोट लेकर वो कामयाब हुए हैं, जबकि उनके मुकाबले में जो दूसरे उम्मीदवार थे ANP के फजल अकबर साहब, उन्होंने 6,721 वोट हासिल किए हैं। अच्छा, अब तज़किरा कर लेते हैं ज़िला मलाकंड का। तहसील बटखेला का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमारे सामने है। इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के नासिर खान 15,637 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और पीपल्स पार्टी के फयाज गुल साहब
12,366 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। अच्छा, इन्होंने निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया जो वोटों का मार्जिन है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि ये बल्दियाती इलेक्शन है तो इसमें ज़रा मार्जिन भी बड़ा काउंट करता है। और फिर उसके बाद जनाब अब आ जाते हैं ख्वाजा खेला तहसील, उसका जो मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के आफ्ताब अली खान 18,380 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि PMLN के जो उम्मीदवार थे महबूबुर रहमान साहब, उन्होंने 14,656 वोट हासिल किए हैं। और ये अब तक के जो नताइज थे जो हमारे पास पहुँचे हैं वो हमने आप तक पहुँचाए। लेकिन एक जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने यहाँ पर अभी तक सबकत रखी हुई है, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। अच्छा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस हुकूमत को जिन चैलेंजेस का सामना था, ख़ास तौर पर अवामी मसला बहुत बड़ा मसला था कि महंगाई का बड़ा तस्करा होता रहा कि महंगाई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी हुई है, लेकिन नताइज ये बता रहे हैं कि ये मकबूलियत में कमी नहीं हुई। बहुत से अवामिल होते हैं। हाँ जी। कभी इलेक्शंस में आप जाएं, एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ का एक अलमिया ये रहा था इससे पहले तक कि दे वर ओवर कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत है, अवाम हमसे प्यार करते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा मजलिस अमल और दीगर जमातों को छोड़ के जब आपको चुना था तो उसका रीज़न ये था कि दे वांटेड यू टू परफॉर्म। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने पहले मरहले में झटका दिया, दूसरे मरहले में जब निस्बतन चीज़ें बेहतर हुई तो उसके बाद जो है वो नताइज भी बहुत सारे मंसूबे शुरू भी किए ना, उसमें आपका जो सेहत कार्ड का मंसूबा है उसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है और उससे हम जो पाकिस्तान की आवाम है उसको भरपूर फायदा भी हो रहा है। बहरहाल अब देखना ये है कि अगर इलेक्शंस आइंदा इलेक्शंस होते हैं उसमें ये नताइज हमें दिखाई भी देते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाई देती है या नहीं देती। अब जनाब एक और नतीजा जो कि आया खेल के मैदान से, अच्छा वो भी बड़ा मुख्तलिफ था। वहां पर भी आप देख लें कि नहीं जी, बाबर आजम भी छोटे कप्तान नहीं है, वो तो बड़े लेजेंडरी, वो लेजेंडरी सियासत के कप्तान के बाद, सियासत के कप्तान के बाद अब खेल के कप्तान का रुख करते हैं। बाबर आजम हैज़ बिन लेजेंडरी और आज ये जो गुज़िश्ता रोज़ का मैच था उन्होंने साबित कर दिया। अच्छा, आप ये देखें कि पहले 300 कुछ कितना 317 था 313 का जो हदफ था वो हासिल नहीं हो सका, उसके अंदर हम ढेर हो गए 225 पे। अच्छा, कुछ चीज़ें थी जो कि ठीक नहीं हुई थी। इमामुल हक ने उसमें भी सेंचुरी मारी, लेकिन जो आप ये देखिए कि उनका और जो बाबर आजम का जो एक पार्टनरशिप थी उस मैच में, उसमें तकरीबन 60 डॉट बॉल्स थी। 60 डॉट बॉल्स का मतलब ये होता है कि आपने 10 ओवर खेले लेकिन उसके अंदर कोई रन नहीं बनाया। इस बार जो है बाबर आजम ने अपना पेस बड़ा मतलब फास्ट रखा। आप जस्ट इमेजिन कि 73 बॉलों पे उन्होंने सेंचुरी अपनी स्कोर की। मेरी मालूमात के मुताबिक हो सकता है कुछ आगे एक आध बॉल हो, लेकिन ही प्लेड रियली फास्ट। इमामुल हक हैज बीन कंसिस्टेंट। फिर आखिर में जब विकेटें गिर गई तो फिर फिनिशिंग भी देख लें यार, मतलब खुशदिल शाह, दिल खुश कर दिया यार आपने। नॉर्मली ये होता है कि हमारे प्लेयर जाते हैं तो हमारी टेल जो है वो बस गिरने को तैयार होती है, लेकिन बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। Highest successful chase by Pakistan, the first win against Australia since 2000 after 10 defeats in one-day internationals. That has आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मुंह कैसे उतरे हुए हैं। उतरने चाहिए थे भाई, मैच के लिए वो भाई जिस तरह से आपने बताया था कि 10 अभी हिस्ट्री बना देते और जाहिर है कि इतने अरसे से हमसे जीतने आ रहे थे, 10वां कंसेक्टिव मैच जीत जाते और आप 348 रन का हदफ का दिफा नहीं कर पाए। हाँ जी, इट इज इटसेल्फ वेरी एम्बैरेसिंग। और आप ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह से बाबर आजम और पूरी टीम की तारीफें भी कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एडम जम्पा ने जो खास तौर पे बाबर आजम की तारीफें की हैं वो जाके ट्वीट देखें आप। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करने लगे हैं कराची के जिन्ना हॉस्पिटल की। यूजुअली तो हम जब बात करते हैं जिन्ना हॉस्पिटल की तो हमेशा उसकी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती है, कोई मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, लेकिन अब एक वहाँ पर ऐसा अपनी नौयत का एक अनोखा ऑपरेशन हुआ है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आंखों के नौजवान डॉक्टर्स ने इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन वहाँ पर किया है। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन के रिहायशी हैं इफ्तिखार शाह, जिनकी आंख पर छुरी का वार किया गया और ये कहा जा रहा है कि जब इस मरीज़ को लेकर आए तो 5 जगहों पर जो था वो चाकू जो था वो अंदर तक जा चुका था, 5 इंच तक चेहरे के अंदर जा चुका था। अच्छा, और आंख के करीब से गुजरता हुआ नाक, उसके अलावा हराम मकसद गले तक पहुंच गया था। वो इस तरीके से फेस में अंदर गया था और अगले ने जिसने मारा होगा उसने तो अपना काम कर दिया होगा। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहले अल्लाह ने ज़िंदगी दी। अच्छा, ये आँख के करीब से गुजरता हुआ नाक के रास्ते जिस तरह से हमने बता रही थी हराम मगज़ और फिर
गले तक पहुंच गया था, गले में जाके पेवस्त हो गया था और कई घंटे का फिर ऑपरेशन किया गया। अच्छा, ऐसे में ही होता है कि डॉक्टर्स हिम्मत हार देते हैं, वो बस निकालते हैं, उसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग होती है, बंदा फारिग हो जाता है, जाहिर है कह देते हैं कि देयर वाज टू मच कॉम्प्लिकेशन। लेकिन यहाँ पर बाकी हॉस्पिटल्स में लेकर गए तो वहाँ पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जी 3 बड़े अस्पतालों ने मना कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी रखनी थी और इन नौजवानों ने जो तारीखी कारनामा अंजाम दिया, ये नौजवान जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कई घंटों का ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के बाद उन्होंने आँख, नाक, गले और दिमाग सबको बचाते हुए उसको अब तशवीशनाक हालत से बाहर निकाल लिया है और अब वो रोबा सेहत है। ये आप जस्ट इमेजिन के कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन उन्होंने कितने वो ध्यान के साथ और कितने फोकस होकर और किस तरह से उन्होंने ये ऑपरेशन किया होगा, अप्रिशिएट करना चाहिए। वाकई ये इनकी सलाहियत है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ये चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मीटर चलता रहता है, फिर सहूलियात भी होती है ना वहाँ पर। भाई सहूलियात तो बड़े हॉस्पिटल में जितनी ये मशीनरी होती है, मिसाल के तौर पे जिना हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर सरकार जो मशीनरी मंगवाती है उसका कोई मतलब सानी नहीं है। मसला है विल का, मसला ये है कि विल नहीं होती। और जिना अस्पताल कराची के उन बड़े अस्पतालों में से है कि जहाँ पर वैसे सहूलियात मौजूद हैं। जैसे हम अब्बासी शहीद का तस्करा करते हैं तो वो तो ज़ाहिर है कि एक बड़ा कस्म पुरसी के आलम में वहाँ पर मामलात हैं, लेकिन जिना हॉस्पिटल ऐसा है कि वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर भी उनका काम करके उनकी मशीनरी भी सही है, वहाँ पर इतने मसाइल नहीं होते जितने कि बाकी हॉस्पिटल्स में जिनका तस्करा किया जाता है। अच्छा, लेकिन ये जो है बड़ी अच्छी बात रही कि ये बड़ा कामयाब ऑपरेशन रहा और जितना इसको किया जाए, क्योंकि देखें मसीहाई का जज्बा जब तक हमारे नौजवान डॉक्टर्स में नहीं होगा, नौजवान डॉक्टर्स के हवाले से अक्सर क्रिटिसिज्म यही किया जाता है कि जनाब हम देखते हैं ना कि वो यंग डॉक्टर्स का आपके भी इल्म में होगा कि वो पंजाब में प्रोटेस्ट करते हैं, इधर करते हैं, हमारे ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, ये कर दो, यहाँ पर ओपीडी बंद, खैबर पख्तूनख्वा में बंद, क्वेटा में अभी पिछले दिनों बंद, लोग परेशानी। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर्स की जानिब से कारनामा अंजाम दिया गया, किसी की जान बचाई गई और इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, तो हेड्स ऑफ टू यू जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हम बात करने लगे हैं गिलगित बल्तिस्तान की, पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत मकाम, जो कि सयाहती मकाम भी दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि बनता चला जा रहा है और बहुत सारे सयाह जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि जब ऑब्वियसली जब वहाँ पर टूरिस्ट जाएंगे तो वहाँ पे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होगा। अब उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे बचाने के लिए प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के मिशन पर पहुँच गई हैं और ख़वातीन इसमें इस मैदान में आगे आगे हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, सादिक सिद्दीकी मजीद बता रहे हैं। बल्तिस्तान की खवातीन गिलगित बल्तिस्तान को प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के हवाले से अमली इकदाम के लिए मैदान में आ गई है। इस वक्त मैं सोशल वेलफेयर ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पे आपको दिखा दे तो वो सेंटर है जहाँ पे इको फ्रेंडली जो बैग है उसकी तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोशल वेलफेयर ऑफिसर सबीन जहरा, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये काफ़ी पहले से गवर्नमेंट के भी और डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पे काम कर रही थी कि हम जो है प्लास्टिक फ्री करें पूरे पाकिस्तान को। तो इसमें इसी तरह से जीबी में भी एक एनजीओ है बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया और उन्होंने फिर वहाँ से ये आइडिया फ्लोट हुआ कि आप जो हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो ख़वातीन हैं जो वोकेशनल सेंटर की, उसको इसमें इंगेज करें और वहाँ से जो है आप ये इको बैग्स प्रोड्यूस करें ताकि ये जो है टू वे हो जाए। मतलब एक तरह से आप कि जो प्लास्टिक फ्री जोन भी बन जाए और दूसरी तरफ ख़वातीन जो हैं वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाएं। इनको हम 5 रुपीज़ पर बैग पे करते हैं और ये दिन में कोई 100 के करीब बैग्स जो हैं ये स्टिच कर लेती हैं। इनका कहना है इसके मल्टीपल फ़वाइद है। एक तो ख़वातीन को जब ये काम सौंपी जाएगी तो रोज़गार के मौके मिलेंगे। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट के ऊपर असरात पड़ रहे हैं प्लास्टिक बैग की वजह से वो कम होंगे और हेल्थ इशूज़ में कमी आएगी। जी ओके जी, तो आप ये देख सकते हैं कि एक तो इस मंसूबे के तहत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है, अमली तौर पर उनको मैदान में लाया जा रहा है। दूसरा, ये जो एको फ्रेंडली बैग्स हैं ये बेसिकली होते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो मतलब ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं और वो रहते नहीं हैं। जबकि दूसरे जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको भले आप 500 साल तक रखा रहने दें, वो वैसे का वैसे ही निकलेगा। तो बड़ा नुकसान है। कैंपेन शुरू भी की थी लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बाद में फिर वो कैंपेन पता नहीं कहाँ चली जाती है। बहरहाल अच्छा जी, अब रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में हम ये देखते हैं कि इफ्तारी के लिए बड़ा एहतमाम किया जाता है। ख़ास तौर पे गर्मा गर्म जलेबी, पकौड़े और समोसे हो जाएं तो आपकी जो इफ्तारी का दस्तरखान है वो बड़ा सज जाता है। अभी जनाब मुजफ्फरगढ़ का इलाका है जहाँ की रंगपुर के सड़क किनारे जलेबी का एक ठेला है, बड़ा ही मशहूर है, बड़ी मज़े की वो जलेबी बनाते हैं, वो दिखाते हैं आपको। मीठी भी हो सकती हैं जनाब और जलेबी इसकी जिंदा मिसाल है। कैमरा टीम के साथ नवीद फरियाद डोगर, ARY न्यूज़। ये ठंडा मौसम कहाँ चल रहा है?
बहरहाल जहाँ पर चल रहा है वहाँ पर चल रहा होगा। रशिया में खाएं इसको, ये कई ऐसे ममालिक हैं इक्वेटर के आसपास, वहाँ पर जाके आप इसको खा सकते हैं। लेकिन रमज़ान में, माह रमज़ान में कई ऐसी चीज़ें होती हैं अब जैसे मतलब वो अपने टेस्ट की वजह से नहीं जानी जाती। अच्छा, एक आध इसका आपने जैसे अभी तज़किरा किया था ना कि वो रमज़ान आ रहा है तो उसमें पकोड़े समोसे होते हैं, पकोड़े समोसे होते हैं, जलेबी, तो उसके ऊपर मेरा माथा ठनका था। दूध जलेबी के तो अलग फ़वाइद भी होते हैं, लेकिन बात यह है कि बड़ी ताकत फराम करती है। लेकिन वैसे ओवरऑल चीज़ें होती हैं, कुछ मौसम के हिसाब से होते हैं कि मौसम के हिसाब से लेके चलना होता है। और वैसे भी ये जो रमज़ान आ रहे हैं, जितनी गर्मी है, तो हमें पकोड़ों और समोसों पे भी हाथ हल्का रखना चाहिए। हम हाथ हल्का, लेकिन पाकिस्तानी कौम नहीं रखती हाथ हल्का। क्या करें, जो दिल कर रहा होता है वो खाते पीते हैं हम। और फिर उसके असरात भी होते हैं, फिर एसिड रिफ्लक्स होता है, फिर उसके बाद हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है। ये न्यूट्रिशनिस्ट मत बने। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बाखबर सवेरा, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। क्योंकि सत्ती ने मुझे फौरन से तस्हीह कराना शुरू कर देनी है। कोई ऐसा मौका नहीं होता, जैसे भारत कोई मौका नहीं छोड़ता, सत्ती भी कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो फौरन से मुझे ऑन एयर ही ये बताना शुरू कर देते हैं। बहरहाल वो कहते हैं कि कोई भी चीज हो, निप द इविल इन द बड। अच्छा, यू आर नॉट द इविल बट द पॉइंट इज कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर एक वक्त आ जाता है जब आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि अगर असर नहीं हो रहा तो फिर दवा देनी छोड़ देनी चाहिए। अब सिचुएशन ये है कि भाई कि बड़े मसले मसाइल और भी हैं, यानी कि गर्मी बढ़ती जा रही है मुल्क में, उसका आप तस्करा नहीं करते क्योंकि हम कर लेते हैं, लेकिन वैसे तस्करा नहीं तो होता क्योंकि सियासी गर्मा गर्मी इतनी है कि सब टाइम जो पूरा ऑन एयर टाइम और न्यूज़ टाइम वो सारा वो ले लेती है। डॉलर 185 से ऊपर चला गया है, यानी कि 170 से ऊपर गया था, सारे रो रहे थे। अब 185 से ऊपर ओपन मार्केट में है, तो ध्यान हमारा ध्यान ही नहीं है। यानी कि आप सोचें कि वो क्या कहा जाता था कि $1 अगर ₹1 बढ़ता है, ₹1 घटता है, तो फिर उसमें कितने अरब डॉलर मजीद हमारे बढ़ जाते हैं कर्जों की मद में। आप बेफिक्र हो जाए, सबका ध्यान हो जाएगा। ये रमजान तो आने दे, चीखें निकलेंगी रमजान में, जब सारी चीजें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। प्राइसेस चीखें हमारी निकलेंगी, आवाम की निकलेंगी, जिनकी कुव्वत खरीद मुतासिर हो रही है। बाकी जो सरमायादार हैं, जाहिर है कि उनका अपना एक तरीक़ेकार है, वो करते हैं। GDP तो तरक्की कर रही है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर नहीं, उसका लोगों की हालत नहीं बदल रही, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे हैं। अल्लाह करे रमज़ान में ऐसा कुछ ना हो, कुछ सिचुएशन बेहतर हो जाए। जो आलमी मार्केट में हम देखते हैं कीमतें बढ़ जाती हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उस पर थोड़ा सा अल्लाह पाक थोड़ी सी रहमत बरसा, और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ जो कीमतों का इस्तेहकाम भी है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। बहरहाल अभी एक आ गया था पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से कि हम कीमतें नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो फैसला किया था उसी को बरकरार रखा जाएगा। लेट्स सी। उस पर ऑपोजिशन बार बार ये कहती है कि जी अब जब हमारी बारी आ रही है तो ये सारे 70 अरब रुपए से ज़ायद एक दफ़ा का एक महीने का कम से कम भरना पड़ता है, जो इंडिकेटर्स थे। लेकिन अब कैसे बर्दाश्त करेंगे ये देखना होगा। और उसके बाद हम, अच्छा आपको वैसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन तस्करा करेंगे पाकिस्तान की सबसे हसीन खातून का। हाँ, मिस पाकिस्तान का। आज बाखबर से थोड़ा सस्पेंस भी रहने दिया करें बेचारे लोग। टॉप स्टोरीज के बाद UN मिशन के लिए पहली खातून कमिश्नर CSP ऑफिसर हेलेना इकबाल। मुख्तलिफ ममालिक की पुलिस को हेड करने का एजाज़ अपने नाम किया। वो पहली असिस्टेंट IG पुलिस होने का मुनफरिद एजाज़ भी रखती हैं। रात गए तक जागना और सुबह उठने में मुश्किल महसूस करना खतरे की घंटी है, जिसमें कोई बड़ी बीमारी जन्म ले रही है। शुगर से महफूज रहने के लिए वजन को मुतवाज़िन और वर्जिश को मामूल बनाना होगा। पाकिस्तान की सबसे हसीन खातून मिस पाकिस्तान पेशे के एतबार से हड्डियों का इलाज करने वाली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर शफक अख्तर आज बनी है बाखबर सवेरा की मेहमान। और पाकिस्तान के सनती शहर साहिवाल में इंडस्ट्रियल नुमाइश का इनेकाद, जिसमें मेड इन पाकिस्तान के स्टॉल देखने वालों की तवज्जो का मरकज बने रहे। अच्छा, मैं फुटेज में देख नहीं सकी पाकिस्तान की सबसे हसीन खातून, लेकिन आज हमें उनसे मिलने का मौका मिलेगा बाखबर सवेरा में। आपने जानबूझ के इग्नोर किया ना? क्या नहीं, मैंने वाकई फुटेज में मैं पढ़ रही थी इसलिए हेडलाइन पढ़ी थी। ठीक है, अच्छी बात है। तो बहरहाल आज जनाब हम आपको पाकिस्तान की एक पहली CSS पास खातून पुलिस ऑफिसर हेलेना इकबाल सईद से मिलवाएंगे, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के तहत सूडान में खिदमात अंजाम देने वाली पहली
खातून पुलिस ऑफिसर होने का एजाज़ भी हासिल है और माशाअल्लाह से अक़वाम मुत्तहिदा की टीम में शामिल होकर सूडान की पुलिस को तरबियत भी उनकी जानिब से फराहम की गई। अच्छा, उनकी कमांड में कई मुल्कों के पुलिस अफसरान ने खिदमात अंजाम दी हैं। हेलेना ने ऐसे मुल्क में खिदमात अंजाम दी जहाँ खाना जंगी का सामना है और ऐसे हालात में उनकी जानिब से खिदमात अंजाम देना और पुलिस की कमांड करना पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए बड़े एहसास की बात है। बहुत अच्छी बात है जनाब। शी इज़ सच एन इंस्पिरेशन। हेलेना इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलेना, सबसे पहले बाखबर सवेरा में वेलकम कहेंगे और अस्सलाम वालेकुम। ये कहिएगा, इतना ही बड़ी अचीवमेंट, ये कितना मुश्किल था इस सफ़र को लेकर आगे चलना और यहाँ तक पहुँचना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई डोंट नो, मुश्किल तो हर चीज़ होती है जिसके लिए आप एफर्ट करें। जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि वो मुश्किल है या नहीं, आई जस्ट डू इट और वो रिज़ल्ट फिर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है कि आई बिकम द फर्स्ट पुलिस कमिश्नर और द फर्स्ट एडिशनल आईजी इन पाकिस्तान। दैट जस्ट वो अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अच्छा जी, जब आप बताइएगा कि सीएसएस करने का फैसला वैसे आपका अपना था कि जी मैंने इस साइड पे जाना है, ये करना है? नहीं, मेरे वालिद साहब का था। मेरे वालिद साहब भी एक ब्यूरोक्रेट थे। अच्छा, तो इसलिए फ़ैसला उनका था और मुझे सीएसएस का एग्ज़ाम इसलिए देना पड़ा। अच्छा, और ये जो पुलिस की वर्दी का चुनाव आपने किया और मतलब आप वर्दी पहनती हैं, तो लोगों का रिएक्शन उस पर कैसा था? पहला ये आप किस टाइम फ्रेम का सवाल है, क्योंकि अगर मैं शुरू में जब आई, क्योंकि मैं वाहिद खातून थी, तो लोग बड़े हैरत से मुझे देखते थे और उनको यकीन नहीं आता था कि खातून ने वर्दी पहनी हुई है या एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा लोग घूरते थे। आहिस्ता आहिस्ता टाइम उन्हें लगा कि वो आदत हो जाए उन्हें, और अब तो माशाल्लाह से बहुत सारी ख़वातीन पुलिस में आ चुकी हैं। ज़बरदस्त। अच्छा हेलेना, ये कहिएगा, यूएन मिशन के लिए हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आपका इंतखाब कैसे हुआ और जब इंतखाब हुआ कैसा फ़ील किया आपने, क्या जज्बात थे, घर वालों के क्या तासुरात थे, फैमिली के? अल्हम्दुलिल्लाह आई फेल्ट गुड। ज़ाहिर बात है क्योंकि मेरा सिलेक्शन एक ग्लोबल लेवल पे हुआ था और इंटरनेशनल था और उसके लिए तैयारी काफ़ी करनी पड़ी थी इंटरव्यू के लिए। कितने लोगों में से इंतखाब हुआ? जिसमें मुझे ये वो पोशीदा रखते हैं, ये नहीं बताते वो, लेकिन इट्स ऑन इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, वो नहीं बताते, तो इसीलिए तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है और जो बेस्ट कैंडिडेट वो समझते हैं उसे वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे कितना अरसा गुजारा आपने सूडान में और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं अभी भी सूडान में ही सर्व कर रही हूँ। माशाल्लाह। आई एम जस्ट हियर फॉर अ फ्यू डेज। अच्छा अच्छा अच्छा। आई एम स्टिल सर्विंग इन सूडान। यस। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अब तक? मतलब क्या हालात हैं वहाँ पर, क्या मुश्किलात हैं? बहुत ह्यूज लर्निंग कर्व है, बहुत ह्यूज लर्निंग कर्व है। बहुत सारी नेशनैलिटीज़ से इंटरेक्ट करने को मिलता है और बड़े चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, तो बहुत बड़ा एक लर्निंग वो है कर्व। तो बड़ी टफ रूटीन होती होगी आपकी हेलेना, ऐसे में फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं? उनकी जानिब से सपोर्ट भी है? हाँ जी, फैमिली की सपोर्ट है, लेकिन इवेंचुअली तो आपको खुद मैनेज करना होता है और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी थोड़ी कम ही होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है और हमारी कोशिश ये है कि हम बेहतरी लाएं। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में जिस तरह से आपने कहा कि कई ख़वातीन हैं जो पुलिस के शोबे में आ चुकी हैं, कराची की बात करें सुहाय अजीज़ हैं, उसके बाद आयशा गुल साहिबा हैं जो AIG बनी हैं, फिर और भी DPO के ओहदे तक भी ख़वातीन पहुंची हैं, कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। हमारे माशरे में आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस जो आनी चाहिए थी वो आ चुकी है मुकम्मल तौर पर, या इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इसमें टाइम लगेगा अभी? ग्रेजुअल प्रोसेस है, काफ़ी तब्दीली आ चुकी है और मैं आपको ये कहूँ कि दोनों ख़वातीन और हज़रात बहुत अहम जुज़ हैं माशरे का, और अगर हम ये सोचें कि हम मर्दों के बगैर प्रोग्रेस कर सकते हैं या औरतों के बगैर कर सकते हैं तो ये गलत है। हमें दोनों की ज़रूरत है तरक्की के लिए और माशरे को बेहतर बनाने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम सही डायरेक्शन में मूव करें तो इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट्स अच्छे ही होंगे। चलें जी, माशाल्लाह। और अच्छा, कोई एंड में कोई पैगाम देना चाहें जो ख़वातीन आपको देख रही हो या आपको एज अ रोल मॉडल देख रही हो और वो आना चाहें इस फील्ड में? बिल्कुल।
बिल्कुल ज़रूर आएँ और मेहनत करें। मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें डेडिकेशन की ज़रूरत है, हमें कमिटमेंट की ज़रूरत है और हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत है। अगर कोई सोचे कि शॉर्टकट मिल जाएगा, हाँ, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है जी। हेलेना इकबाल सईद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। ऐसी ख़वातीन जो हमारे लिए इंस्पिरेशन होती हैं, हमारा फ़ख्र का बायस बनती हैं। हमें चाहिए कि ऐसी ख़वातीन को सामने लेकर आएँ, अपने प्लेटफॉर्म से उनका जिक्र करें, ताकि जो ख़वातीन ये सोच कर बैठ जाती हैं कि जी हम इस फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाएंगे, हमें इन चैलेंजेस का सामना रहेगा, तो वो ऐसे एक्सपीरियंसेस को शेयर जब किया जाता है या उनके सामने रखा जाता है तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है और वो आगे जाती है, मोटिवेशन मिलती है। बात ये है कि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि करियर वाइज ख़वातीन जो करियर ओरिएंटेड हैं वो वहाँ पर सक्सेसफुल रहें, जो आपके घरों में हैं, मतलब आपकी हाउस वाइफ्स हैं, वो वहाँ पर जितनी उनकी जिम्मेदारियाँ, आपकी माओं की जितनी जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे को परवान चढ़ाने से लेके उसकी तरबियत से लेके उसको एक अच्छा इंसान बनाने तक, आप और थैंकलेस जॉब है जी 24। हमें फिर भी छुट्टी मिल जाती है, उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, वो हमेशा आपके साथ डटी रहती हैं, जुटी रहती हैं, तो उनको भी ज़रा अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मौसम की बात करते हैं जी। हमने शुरू में तस्करा किया कि मौसम की एट टाइम्स जो है हम तो बात करते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली बात नहीं होती। मौसम की बात नहीं है, मौसम की खबर लेते हैं। शहर अकायद की, हाँ, वो आप उस प्रोमो से मुतासिर हैं? नहीं मैं इस प्रोमो से मुतासिर नहीं हूँ। मैं मौसम की खबर इसलिए लेना चाह रही हूँ क्योंकि जो इस वक्त सूरज जो है आग बरसा रहा है और हम पिघलने वाले हो जाते हैं जैसे ही हम बाहर जाते हैं, तो आप सोचें जो बेचारा मजदूर तबका है जो काम कर रहा था, कल मैं मुझे इतना एहसास हो रहा था, जो ये परिंद चरिंद हैं इनके लिए भी आप देखें कि कितने मुश्किल हालात होते हैं और हमें चाहिए कि ऐसे इनके लिए पानी का, खाने का इंतजाम करें। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, फॉर द स्टार्टर्स, आप सब लोग जो भी हमारे देखने वाले हैं वो ये कर सकते हैं कि भाई आप अपने पास अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो पानी की बोतलें लें, या तो घर से सादा पानी भर लें या वैसे बाहर से ख़रीद लें, उनको रेफ्रिजरेट कर लें, फ्रीज़ कर लें, और उसके बाद जो भी देखें मज़दूर कोई नज़र आए उनको देते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमारे सड़कों पे गर्म धूप में खड़े होकर ट्रैफिक को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो हीट इंडेक्स है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। इसी पर एक ज़रा आपको दिखाते हैं कि क्या हाल रहेगा आज मौसम का। बिल्कुल, कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा और आज भी जो पारा है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह के वक्त समंदरी हवाएं बंद हैं, इस वजह से जो इस वक्त सूरत हाल है गर्मी की वो कुछ इस तरह से है कि हब्स भी है और गर्मी भी है, और ये हब्स की जो सूरत हाल है वो दिन भर रहेगी। तो समंदरी हवाएँ जब बहाल होंगी तो उसके बाद जो मौसम है वो कुछ तब्दील होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता कल से जो दर्जा हरारत है उसमें कमी होगी और गर्मी की शिद्दत में भी कल से कमी का इम्कान है। चलें जी, अल्लाह करे कल से गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाए, जैसे आसिफ खान हमें बता रहे थे। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे हसीन खातून की जो यहाँ पर स्टूडियो में नहीं है। नहीं, स्टूडियो में वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद होंगी। मैं तस्हीह बहुत जरूरी थी क्योंकि तस्हीह करना बहुत जरूरी होता है। आप ये देखें, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। हाँ। अब ये कहा जाता है कि ये और क्लैरिटी मिल गई, लड़कियां ये आपको और क्लैरिटी मिल गई कि वो पेशे के एतबार से एंकर नहीं है, कहा ये वो जाता है डॉक्टर हैं। हाँ, हड्डियों की डॉक्टर हैं, हड्डियां तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली। हो सकता है पर्सनल लाइफ में तोड़ती भी हूँ, लेकिन बहरहाल वो जोड़ने वाली। अच्छा, एक ये शुरू से बना हुआ था कि ये कहा जाता था, परसेप्शन भी था कि जी ख़वातीन जो हैं जो डॉक्टर बन रही होती हैं वो पढ़ पढ़ के वो बेचारी वैसे रह जाती, क्योंकि अपने ऊपर वो उस तरह से ध्यान नहीं दे रही होती या उनको ऐनक लग जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी साथ जुड़ी हुई थी। बहरहाल, लेकिन ये मिस पाकिस्तान है जो कि पाकिस्तान की सबसे हसीन खातून है, इनसे आपको हम मिलवाने जा रहे हैं। नाम है इनका डॉक्टर शफक अख्तर और ताल्लुक़ है इनका जनाब लाहौर से। जिस तरह से सती ने बताया कि ये हड्डियों की डॉक्टर हैं, हाँ जी, तो अब हम टाइम वेस्ट किए बिना उनके जानिब चलते हैं। भाई सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो खूबसूरत तरी खातून है वो होने का आपको एजाज़ हासिल हुआ है, तो कैसी फीलिंग्स हैं बेसिकली? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो पे लिया है, उसके लिए बहुत मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके जी, तो भाई बात बताएं कि ये ऑर्थोपेडिक एक डॉक्टर होना वो इटसेल्फ बड़ा डिमांडिंग प्रोफेशन है, मेडिकल की पढ़ाई भी आसान नहीं होती। ये मौका कैसे मिला कि इस साइड पे भी जाके आपको कम्पीट करना चाहिए? सर एक्चुअली मैं चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट फील्ड जो है वो एक्सप्लोर करूं, और इसके अलावा डॉक्टर बन के मैं अपने पेशेंट्स को ठीक करती हूं, और मैं चाह रही थी कि मिस पाकिस्तान बन के मैं सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बनूं कि डॉक्टर जो हैं वो हर चीज़ कर सकते हैं।
अच्छा, तो वैसे मैं इससे पहले एक बड़ा मतलब क्यूरोसिटी है मेरी कि वैसे डॉक्टरी की पढ़ाई ऐसी होती है कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। ऐसे में किसने आपको ये एहसास दिलाया कि आप इतनी हसीन हैं कि आप जाके कम्पीट करें? एक्चुअली मैम सोनिया अहमद जो कि मिस पाकिस्तान जो हमारा मिस पाकिस्तान की कंपनी है उनकी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की इस चीज़ के लिए कि आप ये कर सकते हो, आप पार्टिसिपेट करो एंड टुडे आई एम द विनर। माशाल्लाह, तो उनकी मुझे बहुत सपोर्ट शफक, बिल्कुल आप माशाल्लाह से प्रिटी हैं। ये बताइएगा कि ये जो कंपटीशन कहाँ हुआ था एग्जैक्टली, और आप किस तरह से आप इस कंपटीशन का आपको पता चला, फिर आप यहाँ पर गई, और क्राइटेरिया क्या होता है इस कंपटीशन का? जी बेसिकली ये कंपटीशन जो इसको होस्ट करते हैं वो कैनेडियन कंपनी है जिनको लीड करती हैं मैम सोनिया अहमद, और 2002 से ये कंपटीशन हो रहा है। और लाहौर में ये कंपटीशन 31 जनवरी को हुआ है, जिसमें मुझे मेरी क्राउनिंग और मेरी सैश की जो सेरेमनी थी वो की गई है। अच्छा। और टोटल इसको 2002 से कंपटीशन हो रहा है पाकिस्तान में। और अपने ऊपर इतनी तवज्जो के लिए टाइम मिल जाता है शफक, किस तरह से अपना ख्याल रखती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली मैनेज करना खुद को, ऑनेस्टली मैम मैं बहुत मुश्किल से मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करती हूँ, और मैं अपने जो ब्यूटी पेजेंट है इसको भी कभी भी इग्नोर नहीं करूँगी। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू बी अ डॉक्टर एंड टू बी द ब्यूटी पेजेंट एट द सेम टाइम। लेकिन मैं अपनी दोनों फील्ड्स और दोनों ही जर्नी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। तो शफक, आपको अब बड़ी ऑफर्स आती होंगी इसके बाद, तो जब आप मिस पाकिस्तान बनी, शोबिस इंडस्ट्री की जानिब से कुछ ऐसी ऑफर्स मिली? जी शोबिस से, मॉडलिंग, इन सब से ऑफर्स तो आ रही हैं, लेकिन मेरा गोल कुछ और है। मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँ, और मैं इंटरनेशनली इस साल मैं 3 कंट्रीज़ में जा रही हूँ। कोसोवो में जा रही हूँ, सर्बिया में जा रही हूँ, और होपफुली नेक्स्ट ईयर मैं मिस यूनिवर्स में भी कम्पीट करूँ। इसके अलावा मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मॉडलिंग से ज़्यादा चैरिटीज़ में है, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स। ओके अच्छा, ये बड़े वैसे मुकाबले होते हैं इनके। मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल होता है जो कि आप जीती हैं, फिर उसके बाद ये मिस पाकिस्तान वर्ल्ड भी होता है। अब आप किसके लिए वैसे कम्पीट करना चाहेंगी इस मुकाबले के बाद, ये जो आप जीत मिस एशिया या मिस वर्ल्ड? सर अब मैं इंटरनेशनली जा रही हूँ इस साल, और नेक्स्ट ईयर होपफुली मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। मैं पाकिस्तान के लिए पहला बिग टाइटल लेके आऊंगी, मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का। अच्छा, इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स होते हैं। ज़ाहिर है आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट तो होंगी क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो उसके अंदर जाहिर है कि कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं मिस वर्ल्ड बनने के लिए। आपकी जहानत का इम्तिहान भी लिया जाता है, आपकी गुफ्तार को भी देखा जाता है, IQ लेवल, आपकी हर चीज टेस्ट की जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है इस पेजेंट के लिए जिसमें आपने शिरकत की थी? जी बिल्कुल, आपकी हेड टू टो ग्रूमिंग की जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका IQ लेवल, आपका जनरल नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ नोट की जाती है। तो ये जो आप बात करें, तो ये तैयारी कैसे की आपने शफक इस कंपटीशन के लिए? किसने आपकी मदद की इसमें तैयारी करने में? जैसा कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, एक मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, मेरे बहन भाइयों ने, और इसके अलावा मेरी जो सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम रही है वो मैम सोनिया अहमद हैं, जो कि पाकिस्तान मिस पाकिस्तान की प्रेसिडेंट भी हैं। ओके अच्छा, इससे पहले आप कह रही हैं कि मिस वर्ल्ड के लिए आप कम्पीट करने जाएंगे इंशाल्लाह, उस पेजेंट में हिस्सा लेंगी। 2 ही बड़े पेजेंट हैं, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। तो क्या ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई लड़की वहां पर जाकर पार्टिसिपेट करेगी, कम्पीट करने की कोशिश करेगी, या इससे पहले ऐसा हो चुका है? जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा होगा, होपफुली मैं विन करके भी आऊंगी। आप सबकी मुझे सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। गुड लक वे शफक। और इस सारी तैयारी में कितना वक्त लगता है? यानी आपने साल पहले तैयारी शुरू कर दी थी, आपके नॉलेज में आया कि जी कंपटीशन होने जा रहा है और मैंने विन करना है, तो कितना टाइम लगाया आपने तैयारी में? नहीं मैम, साल पहले तो नहीं किया था, विद इन 4-5 मंथ्स में ये सारी चीज़ें मैंने भागन दौड़ की है। अपना हॉस्पिटल्स भी देख रही थी, अपना प्राइवेट क्लिनिक भी मैं करती हूँ, अपने पेशेंट्स भी देख रही थी, और साथ में इस पाकिस्तान की भी तैयारियाँ कर रही थी। डॉक्टर शफक, आपको पता है, आई एम रियली थैंक टू गॉड। हाँ जी, आपको पता है कि ये इतने सवालात आपसे क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो इसलिए जानना चाह रही हैं कि तरीक़ाकार क्या है, कल को ये भी आपके मुकाबले में आना चाह रही हैं बेसिकली। जी आप इतनी खूबसूरत है मैम, आप क्यों नहीं कम्पीट कर सकती हैं, आप विनर होंगी। एंड आई रियली होप मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी कि आप नेक्स्ट ईयर जरूर कम्पीट करें। थैंक यू सो मच शफक। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा क्या प्लान्स हैं
क्योंकि एक तो जब आप कोई टाइटल जीतते हैं उसके बाद फिर आप बहुत सारे आपके जहन में और भी गोल्स आना शुरू हो जाते हैं, आप सोचना शुरू कर देते हैं हाँ जी मुझे मॉडलिंग की तरफ जाना चाहिए या मुझे टीवी इंडस्ट्री की जानिब जाना चाहिए या बड़ी इंडस्ट्री यानी फिल्म की जानिब जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्लान्स हैं, आप जिस तरह से कह रही थी कि ऑफर्स तो हैं थोड़ी बहुत, लेकिन प्लान्स हैं आपके जाने के, ज्वाइन करने के? जी मैम, ऑफ़र्स तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इस टाइम मैं डॉक्टर हूँ और जो मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हैं वो मेरे पेशेंट्स हैं, और जो मेरे फ्यूचर गोल्स हैं उसमें भी मैंने ये सोचा है कि मैं एक बहुत बड़ी क्लिनिक या चैरिटी सेंटर बनाऊंगी जहाँ पे मैं सब पाकिस्तानी जो गरीब लोग हैं उनका इलाज करूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मेडिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, ऐसा ही तो मैं जितना हो सकेगा मैं इंसानियत की खिदमत करूंगी। चलें, ज़बरदस्त है, आपके बड़े अच्छे प्लान्स हैं, आपकी मतलब यू आर वेरी काइंड कि आप सोच रही हैं कि ना सिर्फ ये कि आपने इस साइड पे एक्सेल करना है, आप मिस वर्ल्ड के पेजेंट में जाना चाह रही हैं। एक बड़ा एक अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर पाकिस्तान से कोई लड़की वहाँ पर जाकर ना सिर्फ ये कि अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी जहानत की बुनियाद पे अगर वहाँ से कोई टाइटल जीत के आती है। हमारी दुआएं आपके साथ है, साथ ही साथ आप अपने पेशेंट्स को भी सर्व करना चाह रही हैं बिकॉज ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। तो बड़ी अच्छी बात है जी। बिल्कुल, डॉक्टर शफक अख्तर हमारे साथ थी, बहुत आपके वक्त का। और जनाब अब हम एक खबर शामिल कर रहे हैं जी, वजीर आज़म इमरान खान की केपी बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई की कामयाबी पर मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले पर महमूद खान और पीटीआई को मुबारकबाद देता हूँ। अवाम ने गद्दारों को मुस्तरद कर दिया जो गैर मुल्की आकाओं के हाथों बिक गए। ये गद्दारों के लिए इब्तदाई इंतबाह है कि इंतखाबी हलकों में क्या चीज़ आपकी मुंतज़िर है। ओके जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम बात करने वाले हैं सेहत के मसाइल से मुतालिक, और हम ये देखते हैं कि जी लोगों की एक आदत बन चुकी है, आम मामूल बन चुका है कि जी देर से सोना है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपना वैसे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। क्या हुआ? मैं मुंह छुपा रहा था हाँ, क्योंकि भाई बात यह है कि मैं उनमें से एक हूँ। हाँ, वो जो लोग हैं जिनका तस्करा हो रहा है मेरे साथ बैठे हुए, मैं उनकी एक आला मिसाल हूँ कि मुझे ये लगता है कि अगर नींद थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी तो न जाने क्या क्या मसले हो जाएंगे। 4 घंटे से ज्यादा अगर नींद हो जाए और 2 बजे से पहले अगर नींद आ जाए तो ये एक बड़ा माइलस्टोन होता है जो मेरी तरफ से अचीव किया जाता है, और नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके कई नुकसान हो सकते हैं और उसके बड़े बुरे असरात पड़ सकते हैं आपकी लाइफ पर भी। अच्छा जी, बुरी खबर ये है कि अगर आप एक तहकीक हुई है और उसमें ये कहा गया कि लोगों की सोने की जो आदत है वो डायबिटिक टाइप 2 के दरमियान ताल्लुक मौजूद है। डायबिटीज़ जो है उसके जो टाइप 2 है उसके दरमियान ताल्लुक मौजूद है। अब ये डायबिटीज़ टाइप 2 है क्या, टाइप 1 क्या है, ये डिफरेंस सबसे पहले हमें, और जाहिर है कि अगर एक चीज़ याद रखें, एक सिंपल सी चीज़ है, पहले तो हम तारुफ करा देते हैं, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई गई थी इससे मुतालिक कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी कि जेनेटिक जो बेसिकली जो आपसे ट्रांसफ़र होती है, यानी कि आपके ख़ानदान को है या आपके वालिदैन को है तो आपको होती है, तो वो ये कहा जाता है कि इट्स लाइक अ लोडेड गन। ट्रिगर आपने दबाना है, और ट्रिगर क्या, आप अपने लाइफस्टाइल से उसको कर सकते हैं, जितना चाहें कंट्रोल कर सकते हैं, जितना चाहें ना करें। एम आई राइट सर? यू आर परफेक्टली राइट, 100%। बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ जेनेटिक डायबिटीज़ है जो फैमिली में रन कर रही होती है। अब क्योंकि जेनेटिक बॉर्न आप उसके साथ हो रहे हैं, आपके सेल्स के अंदर है, ये जेनेटिक है, तो अगर वज़न ज़्यादा होगा, नींद पूरी नहीं होगी, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो बेसिकली पेनक्रियाज जो है वो थक जाता है। अच्छा, एक इसी से जुड़ा सवाल, यू आर बोर्न विद इट, बट व्हाट इफ मेरे वालिद साहब जैसे व्हेन ही वाज इन हिज 50s तब जाके उनके डायबिटीज डायग्नोज हुआ, उनके वालिद साहब को या वालिदा को नहीं था। सही। आई वॉज बोर्न बिफोर व्हेन ही वाज 50, तो तब भी ये चांसेस हैं? आपको चांसेस हैं क्योंकि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। अच्छा। अब आप उसको कितना डिले कर सकते हैं विद योर लाइफस्टाइल, विद वॉक, डाइट एंड एक्सरसाइज, ये आप पे है। अच्छा। आप किसी भी वक्त, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के। ओके। तो उससे बचने के लिए आपको अपना वज़न बेहतर रखना है, लाइफस्टाइल बेहतर रखना है, नींद पूरी रखनी है, स्ट्रेस से बचना है। होता यह है कि पेट के अंदर एक लुबलुबा है जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, उसमें मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं। सो बीटा सेल्स वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अगर वज़न ज़्यादा होगा तो वो थक जाते हैं और वो फिर इंसुलिन बनाना बीटा सेल्स रोक देते हैं।
जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, इस पे मजीद भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद ही चलते हैं। असद उमर गुफ्तगू कर रहे हैं। चंद दुनिया के ममालिक जिसमें सबसे नौजवान पॉपुलेशन का हिस्सा है, पाकिस्तान उन ममालिक में से है। तो सबसे अव्वलीन हमारी तरजीह जो है वो ये होगी कि हमने इनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करने हैं। और आपको अगर याद हो तो इसी सिलसिले में हमने कहा था 5 साल के अंदर 1 करोड़ रोज़गार का इजाफा किया जाएगा और बड़ा मजाक उड़ाया गया। बड़े बड़े अफलातून हमारे जो सहाफ़ी और एंकर्स हैं वो उन्होंने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया कि देखो कहाँ गई नौकरियां। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे इमरान खान ने यहाँ पे खड़े होकर डी चौक पे सबसे एप्लीकेशन लेके खुद देनी थी। तरीक़ेकार अच्छा, उसके अंदर दूसरा भी मैं हिस्सा बता दूं कि क्या तरजीह थी। 2 तरजीहात। दूसरा हमने ये कहा कि पिछले 30 साल से पाकिस्तान की मईशत एक दलदल में धंसती जा रही है और वो इस वजह से है कि हमारा बैरूनी खसारा जो है वो इतना ज़्यादा है कि ज़रा सी भी मईशत की तरक्की की रफ्तार के अंदर अगर इजाफा होता है तो हमारी मईशत के अंदर खसारा बढ़ना शुरू हो जाता है बैरूनी, और हमें फिर जो है दोबारा से ब्रेकें लगानी पड़ती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जुड़े हुए भी हैं। जब तक मईशत की तरक्की की रफ्तार तेज़ नहीं होगी उस वक़्त तक आपको जो है वो रोज़गार के मौके भी ज़्यादा नहीं मिल सकते। तो हुआ क्या जनाब, हमने कहा कि जो पैदावारी शोबा है वो शोबा जिसके अंदर हमें जहाँ से एक्सपोर्ट्स भी मिल सकती हैं और जहाँ पर रोज़गार पैदा करने के मौके भी ज़्यादा होते हैं और अच्छी क्वालिटी की रोज़गार होती है, वहाँ हमने तमाम अपनी पॉलिसीज़ को मरकूज़ कर दिया। नतीजा क्या निकला? नतीजा आप ये देख रहे हैं जो आपको सामने अभी नज़र आ रहा है। आपने देखा कि पिछले 3 साल से, ख़ास तौर पे पिछले जो 2 साल है, ज़राअत के अंदर जो हमें तरक्की होती हुई नज़र आई है वो दहाइयों से नहीं हमने देखी थी। चाहे वो पैदावार हो, गंदम है, चावल है, गन्ना है, मकई है, आलू है, ये तमाम बड़ी फसलें जो हैं, सिवाय कपास का रिकॉर्ड पुराना होता था उसके अलावा तमाम बड़ी फसलों का जो है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन नज़र आ रही है। और उससे भी शायद ज़्यादा अहम, काश्तकार को कीमत मिल रही है। जितनी मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में गंदम की कीमत के अंदर काश्तकार को जो मुआवजा मिलना है, हमारा वो किसान जो पाकिस्तान का पेट पालता है, जो हमें इस बैरूनी खसारों से बचाता है, 5 साल के अंदर गंदम सबसे बड़ी हमारी फसल है, सिर्फ 100 रुपए फी मन का इजाफा किया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। तहरीके इंसाफ की हुकूमत इस साल का जो अभी फैसला हुआ है उसको मिला के 900 रुपए मन से ज़्यादा का इजाफा कर चुका है। ये आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि किस किस्म की पॉलिसीज थी। इसी तरीके से अगर हम सनत के ऊपर आ जाएं, टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है, सनत हमारी सबसे ज़्यादा। आज से 4 साल पहले सूरत हाल ये थी, फैसलाबाद में लोगों से जाके पूछे, कराची में टेक्सटाइल वालों से पूछे, फैसलाबाद में सरिये के दाम के ऊपर टेक्सटाइल की मशीनरी बिक रही थी। इस वक्त कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है टेक्सटाइल की जिसके अंदर एक्सपेंशंस ना हो रही हो। अरबों डॉलर की नई मशीनरी लाई जा रही है। मजदूरों की किल्लत हो गई है, स्किल्ड लेबर की वहां पर, और वो क्यों हुआ? टेक्सटाइल के लिए एक पॉलिसी लाई गई। खास तौर पे उसके अंदर मैं जिक्र करूंगा जो तबानाई की कीमतें थी, बिजली गैस के स्पेशल रेट्स दिए गए और आपने देखा कि किस तरीके से इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर क्या हुआ हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर? 2007-8 से लेके 17-18 10 साल के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत मिलाकर जितनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं हुआ था, उतना उससे ज्यादा इजाफा सिर्फ इस 1 साल 2021-22 में होने जा रहा है। 10 साल उनके एक तरफ और 1 साल हमारा एक तरफ, ज्यादा आपको तरक्की देखने में नजर आ रही है। तो जो हदफ तरजीह सेट की गई कि रोजगार पैदा करना है, जो तरजीह सेट की गई कि एक्सपोर्ट बनानी है, उसके अंदर न सिर्फ जो वादा किया गया था वो रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप आलमी हालात को देखें, जिसका मैं भी जिक्र करूंगा, पिछले 2 साल के अंदर सारी दुनिया जो है वो कोरोना की वबा की लपेट में आई। एक दफ़ा फिर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि हमने जिस तरीके से मिनहसुल कौम उसका मुकाबला किया, दुनिया ने उसकी तारीफ की और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से उससे निकलने के अंदर अब कामयाब हुए हैं। उस 2 साल के अंदर जिस वक्त कोरोना से दुनिया की मईशतें बह रही थी बड़ी बड़ी, पाकिस्तान में पिछले 2 साल के अंदर 32 लाख रोजगार का इजाफा हुआ। इसकी वजह क्या बन रही है? और इसमें ये वाला साल शामिल नहीं है। ये मजमूई तौर पर जो पॉलिसियां लेकर आए,
पिछले 15 साल में कोई भी 2 साल तवातर से ऐसे नहीं है जिसमें 5% से ज़्यादा हमारी मईशत की रफ्तार नमू हो। जीडीपी ग्रोथ रेट किसी भी 2 साल में तवातर से हमारी 5% से ज़्यादा नहीं रही। ये 2007-8 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ये साल इंशाल्लाह, अब ये सियासी जो ड्रामा लगा हुआ है इसका उस गैर यकीनी सूरत हाल का क्या असर पड़ता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे तमाम अदाद शुमार जो पहले 8 माह के थे उसके मुताबिक हम इस दफ़ा फिर इंशाल्लाह 5% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ देखने जा रहे थे। और ये पहली दफ़ा हो रहा था 15 साल में कि 2 साल लगातार हमारी 5% से ज़्यादा ग्रोथ हो। ये कोविड के बगैर हो रहा है और यही मैं दोबारा इसको एम्फसाइज करना चाहता हूँ। अभी जो हम इसको रेट को अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं 16 लाख के तकरीबन पिछले 2 साल में हुआ है, लेकिन याद रखें उसमें से जो पहला साल था उसमें तो मईशत की मनफी ग्रोथ हुई और कितना बड़ा जॉब लॉस हुआ था। पाइट की रिपोर्ट भी आई थी कि वो शुरू के जो महीने थे कोविड के, तो ये इसका जो ज़्यादातर इजाफा है तो ये पिछले साल का इजाफा है। अगर इसी तरीके की पॉलिसीज़ चलती रहीं 5 साल, अगर यही जो सिमत है, जो डायरेक्शन सेट हुई हुई है, ये चलती रही, मुझे यकीन है कि अगर 1 करोड़ नौकरियां का इजाफा ना हो सका इस 5 साल के अंदर, उसके बहुत करीब ज़रूर पहुंचेंगे। मेरे ख्याल के अंदर जो ग्रोथ रेट हमारा इस वक्त चल रहा था और जिन सेक्टर्स में चल रहा था, सॉरी मैं बड़ा सेक्टर भूल गया, अभी मैं बताता हूं, ये 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो सकता है इंशाल्लाह। बड़ा सेक्टर जो मैं भूल गया बनाना, जो सबसे ज़्यादा रोज़गार होती है वो होती है ज़राअत के अंदर पाकिस्तान में, और जो शहरी इलाके हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार का ज़रिया होता है कंस्ट्रक्शन। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को उठाने के लिए किस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद इसको लीड किया। हर हफ्ते मीटिंग्स होती थी, बाकायदा एक एनसीसी बनी हुई थी जिसके थ्रू वो मॉनिटर करते थे पॉलिसीज चेंज, स्टेट बैंक की पॉलिसीज चेंज, फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंसेंटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स के अंदर चेंजेस, फोरक्लोजर लॉ जो कोर्ट्स में फंसा हुआ था उसको वहां से अप्रूव कराना, ये पूरी डायरेक्ट लीड करके, और वो एक वजह बन रही है इस एम्प्लॉयमेंट के इजाफे की, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता था मजमूई तौर पर कारकर्दगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर, जैसे मैंने कहा, ये सियाको सबाक है जिसकी वजह से इतने जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हमें रोज़गार बढ़ने के नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इसकी ये वजह है। अब आखिर में क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम की मैंने बात की, उसका भी मैं जिक्र कर दूं, तो पाकिस्तानियों को मैं 2 चीज़ की कल मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक तो कल इमामुल हक और बाबर आजम ने बड़ी शानदार बैटिंग की और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है वनडे इंटरनेशनल का रन चेस करके जीते, तो एक तो उसकी मुबारकबाद आपको देता हूँ। दूसरा जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं पाकिस्तान के कौम को किसी वजह से दे रहा हूँ। हालांकि इलेक्शन जो है कल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के एक हिस्से के एक इलाके के अंदर, आधे तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हो रहा था। अभी तक जो नताइज हमारे पास सामने आए हैं, तमाम सियासी पार्टियां एक तरफ और अकेली तहरीक इंसाफ ने उनसे 1.5 गुना ज़्यादा तहसीलें जीती हैं। यानी कौम जो है वो अपने दलेर लीडर के साथ खड़ी हो गई है। अब फैसला ये बड़ा नहीं है कि अदम एतमाद के अंदर वोट कितने पड़ेंगे, वो चीज़ छोटी हो गई है। अब असल चीज जो है, जो फैसला होने जा रहा है, वो फैसला ये होने जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले चंद ज़मीर फरोश सियासतदान और उनके बैरूनी आका करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से ये फतेह जो है ये पाकिस्तान की कौम की होगी। ये जो आदादो शुमार मैंने आपके सामने रखे, ये आदादो शुमार अगर आप पिछले 3 साल टीवी देखते रहते और 7 बजे से 11 बजे तक सारे मीडिया के ऊपर अफलातूनों को सुनते रहते, तो उनकी वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म के आदादो शुमार सामने आएंगे। इसी तरीके से जो कल आपने खैबर पख्तूनख्वा में नताइज देखे, इन नताइज को भी अगर आप देख लें और वो तमाम तबसरों को देख लें तो उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। पाकिस्तान की कौम इन सब चीज़ों से ऊपर जा चुकी है और तैयार है कि अब अपने फैसले खुद करेंगे। बहुत शुक्रिया। असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की और अभी भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं। जो कोरोना का था, देखें उसको आइसोलेट करना
इस लेबर फोर्स सर्वे के अंदर जिस तरह किया जाता है उसके अंदर तो ये आइसोलेट करके नहीं बताया जा सकता कि इसमें से कोरोना के साथ जो असरअंदाज हुआ था उसका क्या हुआ, लेकिन उसकी एक अलग स्टडी ज़रूर की गई थी और वो पाइट की स्टडी है जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था। उसके मुताबिक जैसे आपने उसके अंदर देखा था पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग थे जिनके रोज़गार छिन गए थे बिल्कुल जो शुरू के महीने थे कोविड के। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला किया, उन्होंने कहा कि मैं मईशत को मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करूँगा, मैं अपने लोगों को भूख और अफलास के अंदर नहीं रखना चाहता। और हम लोगों को NCOC में ये चैलेंज मिला कि आपने लोगों का रोज़गार भी चलाना है और साथ साथ जो है लोगों की सेहत की भी हिफाजत करनी है। और वही पाइट की रिपोर्ट ये कहती है कि सिर्फ 5 माह के अरसे के अंदर उसमें 90% से ज़्यादा लोग जिनका रोज़गार छिना था वो उनको वापस मिल चुका था। तो उसके बाद तो ज़ाहिर है मज़ीद बहुत इजाफा हुआ है, तो ये उससे ज़्यादा है। जहाँ तक देखें ओवरऑल लेबर फोर्स की, हमारी आबादी का तकरीबन शरह जो है जिससे आबादी बढ़ी है वो 2.3% है। तो और ये आपको पता है कि वो 10 साल की ऊपर एज वाले जो हैं उनको लिया जाता है इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर। तो आपकी इस 3 साल के अंदर तकरीबन 7% आबादी के अंदर इजाफा होना चाहिए। जो रोज़गार में इजाफा है वो 9.6% है। सो उसके अंदर ये बात मैं पहले भी उठा चुका हूँ कि वो इंडिकेशन होती है कि कौन रोज़गार ढूंढ रहा है, उसकी पता नहीं कितनी एक्यूरेट होती है कि नहीं होती। लेकिन ये जो मैंने 2 आपको स्टेटिस्टिक दी हैं इस पर कोई बहस नहीं है कि आबादी के अंदर इजाफा 7% का है और रोज़गार के अंदर इजाफा 9.6% का है। जी लाख और जो पिछला सैंपल साइज था वो दैट वाज अराउंड 25,000 और समथिंग। सही। तो क्या ये सैंपल साइज बढ़ने की वजह से भी जो इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा आ रही है? और सेकेंडली अगर आप इसकी फर्दर ब्रेकअप में जाते हैं तो जो परफॉर्मेंस है वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के पंजाब गवर्नमेंट की इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे बढ़े हैं, वो ठीक नहीं है कंपेयर टू सिंध बलूचिस्तान। ओके जी, चलें जी। असद उमर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने मुबारकबाद भी दी और ओवरऑल सिचुएशन पे गुफ्तगू भी की। और अब जनाब डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद साहब। सर आप ज़रा बता दीजिए कि ये हो गया कि हाँ जी इसी तरीके से होती है। अब टाइम हमारा बहुत ही मुख्तसर है, बचें कैसे, इससे क्या करें? देखें इससे बचने का जो आसान तरीका ये है कि अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। इसके अलावा जो है अगर ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, अपने डाइट का बहुत ख्याल करें, बाहर के खानों से इज्तनाब करें, परहेज करें, बिल्कुल इज्तनाब करें, कोशिश करें कि कम से कम, ठीक है, सादा डाइट, क्वांटिटी कम हो, सादा डाइट लें अपनी, ठीक है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं वो अपनी डाइट का हिस्सा बने। तेल वगैरह, तेल बहुत कम, क्योंकि बाहर कौन सा इस्तेमाल करें इसमें? जो इसके अंदर ऑयल है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत घी के, और देसी घी अगर होता है तो थोड़ा इस्तेमाल करें। कुछ लोग सवाल करते हैं कि देसी घी इम्पॉर्टेंट है या ऑयल इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें से हम कहते हैं कि देसी घी अगर इस्तेमाल करें तो थोड़ा इस्तेमाल करें। इसके अलावा लाइफस्टाइल में वॉक को अपना ज़रूरी हिस्सा बनाएं, ताकि एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक पर डे, अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। और नींद, जो इस स्टडी में भी बताया है कि नींद 7 से 8 घंटे की अगर नींद होगी तो वो डायबिटीज़ से कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। चलें सर, आई होप कि इसके ऊपर लोग अमल करें और मैं भी अमल करूँगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जैसे रमज़ान की आमद है तो रमज़ान में जो डायबिटिक हैं यानी ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं वो किस तरह से अपनी रूटीन बना सकते हैं खाने पीने की, इस पर अनवर खान ने रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखाते हैं। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहाँ शुगर के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि रमजान से कबल शहरी अपने मॉलिश से लाजमी रुजू करें। इफ्तार के टाइम पे हम रूह अफ़ज़ा होता है, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उसका इंटेक बढ़ा देते हैं बिकॉज पूरे दिन पानी का इंटेक नहीं होता। तो उस लेवल पे उसे शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। इसकी वजह ऐसी डाइट्स को भी लेना चाहिए जो हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट है, जो कि उनके लिए एक्चुअली हेल्दी होती है। अफ्तार के फौरी बाद शुगर के मरीजों को खासी मुश्किलात का सामना रहता है। माहिरीन के मुताबिक डॉक्टरों की तजवीज़ करदा अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए तो सूरत हाल को बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है। इफ्तार में आप खजूर से रोज़ा खोलें, उसके बाद जितना सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। फ्राइड चीज़ें कम से कम खाएं, उसके जगह पर आप सब्जियों और फ्रूट्स का, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। शुगर के मरीजों की नोयत अलग अलग होती है, लिहाजा तमाम मरीजों को एक ही एडवाइस जारी नहीं की जाती। शुगर के मरीज हैं, इनमें बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर भी होता है और कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम भी होती है।
तो हर मरीज जुदा जुदा है, अलग अलग है। बेशतर मरीज शुगर के साथ साथ बुलंद फिशार खून, अमराज क़ल्ब समेत कई अमराज का भी शिकार होते हैं। इसका वाहिद हल रमजान से कबल अपनी मालिश की तजवीज़ करदा अद्वियात का इस्तेमाल ही है। कैमरामैन काशिफ निज़ामी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। चलें जी, अब जो है वो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन एक चीज़ ये है कि अब हमारा जो प्रोग्राम होगा जिसके तहत हमारी वापसी होगी वो होगा शाम रमज़ान, और उसके अंदर अब हमारी मुलाकात सुबह के औकात में नहीं होगी बल्कि 4 से 6 बजे, यानी कि पीर के दिन जब आपसे मुलाकात होगी तो शाम इसी टाइम पे बिल्कुल। लेट्स सी के इतवार को पहला रोजा होता है या मंडे को होता है, लेकिन आपसे मुलाकात होगी रमज़ानुल मुबारक में, और आपको रमज़ान की एडवांस में मुबारकबाद। अब वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का। जिंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।